चलो, एक शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे इसको करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। मैं आंसर दे चुकी हूँ, 3 पेज का दे चुकी हूँ। बुक से थोड़ा सा अलग करके दिया है मुझे, जहाँ से अच्छा सा कलेक्शन मिला मैं कलेक्ट करके डायग्राम कलेक्ट करके एट ए टाइम आपको पीडीएफ बना के दी हूँ, वहाँ से पढ़ो। ऑसुबल्स लर्निंग थ्योरी अच्छे से समझना, और एक बार समझा दूँगी सीटेट के क्लास में, ठीक है? बट अभी के लिए प्रॉपरली सुनो। ऑसुबल्स लर्निंग थ्योरी, ऑसुबल लर्निंग थ्योरी मतलब ऑसुबल एक पर्सन का नाम है जिनका नाम पूरा है डेविड पॉल ऑसुबल। डेविड पॉल ऑसुबल। तो डेविड पॉल ऑसुबल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। फिर से क्वेश्चन पूछूंगी, पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियस क्वेश्चन पूछूंगी, अच्छे से याद रखो। डेविड पॉल ऑसुबल एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है हुज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किस पे रहा है? एजुकेशन के फील्ड में, फील्ड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइंस, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जानना। किस चीज़ को जानना? किसी भी चीज़ के पीछे जो साइंस छुपा हुआ है उसको जानना। एंड साइंस एजुकेशन, साइंस एजुकेशन। ऑसुबल बिलीव दैट, ऑसुबल क्या बिलीव करते हैं? दैट अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, कोई चीज़ को समझना, कोई कंसेप्ट को समझना, कोई सिद्धांत को समझना, प्रिंसिपल बोला गया सिद्धांत को, किसी भी आइडियाज़ और सूत्र को समझना, ये कैसे पॉसिबल होता है? थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। तो हमें याद क्या क्या रखना पड़ा? पहला पॉइंट पे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस एंड साइंस एजुकेशन। एंड उनके बेसिस में कोई भी कंसेप्ट को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, प्रिंसिपल सिद्धांत को समझना है और सूत्रों को समझना है, तो ये पॉसिबल है डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू, डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू, ठीक है? डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू। सिमिलरली ही बिलीव्ड इन आइडिया ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे किस टाइप के लर्निंग पे? आइडिया ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग, किसी चीज़ को समझ के पढ़ना, याद रखना। एंड देखो, कोई चीज़ को आप समझ लिए, अपने अकॉर्डिंग याद रख लो कंसेप्ट, ये बेस्ट है रोट लर्निंग के इंस्टेट में। रोट लर्निंग क्या होता है? रट्टा मारना। तो रट्टा मारने से कभी अगर भूल गए तो पूरा कंसेप्ट भूल जाओगे। अगर मैं मीनिंगफुल लर्निंग करती हूँ तो ऑब्वियस है कुछ पोर्शंस मेरे माइंड में रह जाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज, सिंगल फैक्टर, कोई एक ही फैक्टर रहेगा ऐसा इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, कौन सा है? व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज, किस पे डिपेंड करता है? क्या लर्नर जानता है। सो दिस लेड ऑसुबेल, यही ऑसुबेल को लीड आउट करता है क्या? एक थ्योरी को डेवलप करने के लिए। कौन सा थ्योरी है उनका? इंटरेस्टिंग थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, उनका थ्योरी का नाम है इंटरेस्टिंग थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग एंड एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, एंड एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है? एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। अभी इतने पोर्शन को कितना याद रखे हो हम देखते हैं, ठीक है? पहले बताओ, ठीक है? लर्निंग थ्योरी, ऑसुबेल बिलीव्स दैट, ऑसुबेल किस चीज़ पे बिलीव करते हैं? दैट लर्निंग ऑफ न्यू नॉलेज, आप जो नए नए ज्ञान लेते हो ना, नया चीज़ सीखते हो, नए ज्ञान लेते हो, रिलाइज ऑन व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन। ये किस पे आधारित होता है? कोई चीज़ को नया मान के आप सीखते हो, कैसे सीखते हो? जब आपके पास उस चीज़ का नॉलेज थोड़ा सा पहले प्रेजेंट है, प्रीवियस नॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे आप नए नए नॉलेज को सीखते हैं, ठीक है? याद रखो, नए नॉलेज को हम किसके बेसिस पे सीखते हैं? जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उस पर आधारित करके उसके बेसिस पे हम नए नॉलेज को लेते हैं। दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इसका मतलब हो गया नॉलेज का निर्माण, ज्ञान का निर्माण कब से शुरू होता है? जब से आप अवलोकन करना शुरू करते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स, जो काम आपको दिए गए हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हो। ऑब्जेक्ट्स थ्रू कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट्स को समझते हो, जो भी आपके पास चीज़ें आती हैं ना उसको समझते हो अपने पहले से जो मौजूद है ज्ञान, उसके आधार पर, ठीक है? वी लर्न बाय कंस्ट्रक्टिंग ये नेटवर्क ऑफ कंसेप्ट्स एंड एडिंग टू दैम। सो वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे लर्न कर रहे हैं ना? कंस्ट्रक्टिंग ए नेटवर्क ऑफ कंसेप्ट, हम कंस्ट्रक्ट निर्माण कर रहे हैं, जो भी आपको कंसेप्ट बताए जा रहे हैं उसके अंदर नेटवर्क बना के, मतलब एक दूसरे से जोड़ के। जो मेरे पास इस कंसेप्ट के लिए पहले से ही कुछ कुछ नॉलेज है, उस नॉलेज को हम कंसेप्ट के साथ जोड़ के और आगे सीख रहे हैं, ठीक है? जोड़ते हुए, एडिंग टू दैम बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑसुबेल ऑल्सो स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसेप्शन। ऑसुबेल किस पे ज़्यादा फोकस करें? रिसेप्शन पे। रिसेप्शन मतलब रिसीव करना, कोई ज्ञान को आप ले रहे हो, अधिग्रहण कर रहे हो, उसी पे ये ज़्यादा क्या करता है? इंपॉर्टेंस दे रहा है। देन डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है कि आप खुद से कुछ ना कुछ नया बनाएंगे,
बट इसमें क्या होता है ना, पहले से आपको कुछ पता है, उस नॉलेज को आप नए नए चीज़ों के साथ जोड़ के नए ज्ञान को ले रहे हो। हम यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे हैं रेदर देन हम रोट लर्निंग। ठीक, रोट लर्निंग मतलब रट्टा मान नहीं रहे हैं, हम कोई चीज़ों को मीनिंगफुली समझ रहे हैं। ही डिक्लेयर्स, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, दैट हिज थ्योरी अप्लाइज ओनली टू रिसेप्शन लर्निंग इन स्कूल सेटिंग। उनका थ्योरी जो भी है स्कूल सेटिंग में चलेगा। जो हमने थ्योरीज दिया कि कोई ज्ञान को लेना है, कोई चीज़ को समझना है, कोई इवेंट्स को वर्क कितना करे उसको जानना है, तो ये डिपेंड करता है स्कूल सेटिंग के साथ। ही डिडंट से हाउ द डिस्कवरी लर्निंग डजंट वर्क। उन्होंने नहीं बताया कि डिस्कवरी लर्निंग कैसे काम नहीं करता, बट उन्होंने ये बताया रेदर देन इट वॉज नॉट एफिशिएंट, किसके वजह से ये एफिशिएंट नहीं है और कौन सी चीज़ की वजह से ये काम अच्छे से नहीं कर रहा। इन अदर वर्ड्स, Ausubel believed that understanding concepts, principles, ideas are achieved through deductive reasoning. So आप जो भी कंसेप्ट को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो या एनालाइज कर रहे हो, किस पे आधारित है ना, मीनिंगफुल लर्निंग पे एंड डिडक्टिव रीजनिंग पे। डिडक्टिव रीजनिंग पे Ausubel was influenced by teaching of Jean Piaget। याद रखना, कॉग्निटिव कंसेप्ट वहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला जा रहा है मीनिंगफुल लर्निंग। सो जो प्रोसेस उन्होंने दिया था टीचिंग्स ऑफ जीन पियाजे ने जो पढ़ाया जो बताया उसी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, उसी के बेसिस पे इन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग पढ़ाया। सिमिलर टू पियाजेज आइडियाज़ ऑफ कंसेप्चुअल स्कीम्स और स्कीमा का सिंगुलर पॉइंट होता है स्कीम्स। स्कीमा क्या था, नॉलेज यूनिट था जहाँ पे हम नॉलेज को स्टोर कर रहे थे। ठीक है, अभी कोई चीज़ को समझाने के लिए आपको नॉलेज रखना इम्पॉर्टेंट होता है, कोई चीज़ को जानने के लिए, नए नए चीज़ों को जानने के लिए भी नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। तो जीन पियाजे के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास पहले से ही चीज़ों के ऊपर क्या रहना चाहिए, नॉलेज थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए। नॉलेज ही प्रेजेंट नहीं है तो हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और पहले से ही हमारे पास नॉलेज नहीं रहेगा तो हम कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। कंपेयर करेंगे तभी तो जानेंगे कौन सा चीज़ लैकिंग है और नए ज्ञान को लेंगे। ठीक है, अब मैं लर्निंग मतलब क्या समझती हूँ, फिर से सेम ही पॉइंट आएंगे अभी। ऑसोबेल्स थ्योरी ऑल्सो फोकसेस ऑन मीनिंगफुल लर्निंग, समझ लिया। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, उनके थ्योरी के हिसाब से, टू लर्न मीनिंगफुली, कोई चीज़ को मीनिंगफुली पढ़ना समझना, इंडिविजुअल मस्ट रिलेट न्यू नॉलेज टू रेलिवेंट कंसेप्ट दे ऑलरेडी नो। समझ आया, फिर से वही पॉइंट बोला, अगर कभी भी किसी चीज़ का नया नॉलेज लेना हो तो उस कंसेप्ट से जुड़े हुए जो पुराने नॉलेज हैं आपके पास वो पहले जानना पड़ेगा या पहले से आपके दिमाग में प्रेजेंट रखना पड़ेगा। उसी नॉलेज स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इंटरैक्ट करते हुए नए चीज़ों के साथ जुड़ेंगे। जैसे आपके पास नॉलेज है ए बट आपको जानना है बी, तो ए से लिंक्ड होते हुए बी के पास हम जा रहे हैं और बी से जो भी सिमिलर पॉइंट्स है पहले उसको हम रिमेंबर कर लेंगे। ठीक है, ये पॉसिबल क्या होगा, मीनिंगफुल लर्निंग के थ्रू होगा। ये ऑपोजिट किसका है, रोट लर्निंग का ऑपोजिट है। द लेटर कैन ऑल्सो बी, धीरे धीरे बाद में क्या होगा, न्यू इन्फॉर्मेशन को हम एग्जिस्टिंग नॉलेज के स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं। सो सपोज दैट आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है ए, हम धीरे धीरे नए नॉलेज जो लिंक्ड है उसके साथ उसको यहाँ पे जोड़ रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं। जस्ट लाइक आपको एक फ़ोन नंबर पहले से पता है आपका घर का, बट जब आपने न्यू फ़ोन ख़रीदा एंड वो देख लो वो नंबर भी आपके घर के नंबर के साथ ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, 1-2 डिजिट छोड़ के, तो वो चीज़ आपको इजीली याद रहेगा या फिर आपको टाइम लगेगा, बताओ कैसा रहेगा। रोट मेमोरी क्या होता है, जैसे कि हमें कोई टेबल याद करना है, ठीक है, इजीली तो फ़ोन नंबर याद हो गया बिकॉज वो मैच कर रहा था इसलिए याद हो गया। बट रोट मेमोरी क्या होता है, सपोज थिंक कर लो कि कोई चीज़ को आपको बार बार रिपीट करने के बाद ही याद रहेगा। सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एक चीज़ों को आप सजा रहे हो, 1 2 3 4 करके सजा रहे हो, तो आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। कोई फ़ोन नंबर बहुत डिफ़िकल्ट वाला है तो उसको बार बार बोल बोल के याद करना पड़ेगा। या फिर सपोज़ किसी भी पर्सन का कोई एक पासवर्ड है, पिन कोड है, तो उसको भी बार बार हम रिलेट करके याद नहीं कर सकते, उसको भी रिपीट करके याद करना पड़ेगा। तो वो सब में क्या यूज़ हो रहा है, रोट मेमोरी यूज़ हो रहा है। ठीक है, however it is of no use to the learner in understanding the relationship between the object।
मतलब उसे भी छोड़ के हम ये बोलेंगे कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर रिलेशनशिप को चेक करना चाहते हैं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप को, तो हमें अंडरस्टैंडिंग का ही यूज़ करना पड़ेगा, ना कि हमें रोट लर्निंग का यूज़ करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ को समझना है, मुझे आपको समझना है, तो मुझे ऑब्वियस है कि मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको, मैं आपको रटने से नहीं होगा, तो मुझे आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करने पड़ेगा, तभी मैं रिमेंबर रख सकती हूँ। बिकॉज इसका भी रीज़न है, बिकॉज क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स, ये क्या इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व्स अ रिकॉग्निशन ऑफ लिंक्स बिटवीन द कंसेप्ट। ये क्या इन्वॉल्व करता है, मीनिंगफुल कब क्या होता है बताओ, साइंस के अंदर हम पढ़ रहे बायोलॉजी, हम पढ़ रहे फिजिक्स, हम पढ़ रहे केमिस्ट्री, तो जब ये लिंक्ड होता है या फिर जब ये जुड़े हुए रहते हैं, मतलब एक कंसेप्ट दूसरा कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, एक कंसेप्ट का इंफॉर्मेशन दूसरे कंसेप्ट के साथ लिंक्ड अप है, तब हमें इजीली रिमेंबर हो जाता है, एंड उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो नियर अबाउट आप कोई भी इंफॉर्मेशन को 2 to 3 मिनट्स तक याद कर सक रहे हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। अगर 30-40 सेकंड याद रह रहा है या उससे भी कम, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या जिसको आप रिमेंबर लॉन्ग पॉइंट तक नहीं कर सकते। सो हमें मेमोरी में फिक्स करना पड़ता है कि कौन सा चीज़ हम समझ के याद रख रहे हैं। जितना समझ के याद रखोगे तो उतने लॉन्ग पीरियड तक आपको याद रहेगा। द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट इन मीनिंगफुल लर्निंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एलिमेंट जो है मीनिंगफुल लर्निंग में, वो क्या है, इज़ हाउ द न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द ओल्ड नॉलेज। सपोज सोच लो ये आपका ओल्ड नॉलेज है, तो ओल्ड नॉलेज में नई नॉलेज कैसे आ रहे हैं और कैसे जुड़ जा रहे हैं, यही चीज़ को हम मीनिंगफुल लर्निंग के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है। और इसी को हमने बोला ऑसुबल्स के अकॉर्डिंग नॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन और हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट रहता है। मीनिंगफुल लर्निंग हमेशा क्या करता है ना, प्रीवियस नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो चीज़ आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो ये देखो मीनिंगफुल लर्निंग का डायग्राम एक दे रहे हैं हम। पहले तो है मीनिंगफुल लर्निंग, बीच का लिखो पहले मीनिंगफुल लर्निंग, एक साइड में लिखो रोट लर्निंग। बीच में क्या है, जब रोट लर्निंग कंटिन्यूस होता है और उसके साथ मीनिंग का आप यूज़ करते हो तो वो मीनिंगफुल लर्निंग बनेगा। जब हम कोई नया चीज़ को बनाना चाहते हैं तो क्रिएटिव प्रोडक्शन करते हैं। एंड मीनिंगफुल लर्निंग का रिक्वायरमेंट्स क्या है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड रेलिवेंट स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होना चाहिए, मतलब नॉलेज अच्छा होना चाहिए, इमोशनल कमिटमेंट होना चाहिए, नॉलेज पहले वाले नॉलेज के साथ जुड़ेगा या फिर अभी जो कंसेप्ट समझ रहे हो वो पहले वाले प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक्ड अप होगा। कंसेप्चुअल क्लियर सब्जेक्ट मैटर, जो चीज़ आपको क्लियरली समझना चाहिए, जो सब्जेक्ट मैटर को हम कंसेप्चुअली क्लियर कर रहे हैं। नंबर रोट लर्निंग में क्या होता है, लिटिल और नो रिलेवेंट नॉलेज, हमें मतलब ऐसा नहीं है, रोट लर्निंग में ऐसा है कि जो भी चीज़ आपके सामने है उसको बस रटते चलो, ठीक है। नो इमोशनल कमिटमेंट टू रिलेट न्यू विथ एग्जिस्टिंग रिलेवेंट नॉलेज, तो कोई भी इमोशनल कमिटमेंट नहीं है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। पुअरली ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज मैटर प्रेजेंट नहीं है, मटेरियल नहीं है, सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए रोट लर्निंग कंटिन्यूस होने से मीनिंगफुल लर्निंग होता है। जब हम अच्छे से उसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो मीनिंगफुल लर्निंग में कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज रोट लर्निंग को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है मैक्सिमम कंडीशंस में। क्या हम इतना वर्ड अभी तो हो गया, समझ गए, बहुत इजी कंसेप्ट, ऑलमोस्ट हम लोग 1.5 पेज कवर कर चुके हैं। ये नेक्स्ट पेज में आ रहा है, अभी ख़त्म भी हो जाएगा कंसेप्ट। मैंने बोला ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अभी नेक्स्ट आ रहा है एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स क्या होते हैं? Ausubel advocates the use of advanced organizers as a mechanism to help to link new learning material with the existing related ideas. अच्छे से समझो, एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या होता है, एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू हम लिंक करते हैं, जोड़ते हैं न्यू लर्निंग मटेरियल को, जो नए लर्निंग मटेरियल है उसको एग्जिस्टिंग रिलेटेड आइडियाज़ के साथ, जो पुराने आइडियाज़ हैं, रिलेटेड आइडियाज़ हैं उस कंसेप्ट के, उसके साथ जोड़ते हैं, मतलब पुराने आइडियाज़ के साथ नए लर्निंग मटेरियल को हम जोड़ते हैं। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स आर हेल्पफुल इन द वे दैट दे हेल्प द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। वो कैसे क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग करते हैं व्हेन डिफिकल्ट एंड कम्प्लेक्स मटेरियल आर इंट्रोड्यूस्ड। देखो आपके सामने मैं नया सब्जेक्ट, नया मटेरियल रख देती हूँ, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, आप समझ नहीं पा रहे, तो पहले से जो नॉलेज आपके पास प्रेजेंट है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, उसको आप लिंक करते हुए धीरे धीरे करके आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे नए मटेरियल्स को। यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है द स्टूडेंट मस्ट
प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द ऑर्गेनाइजर। तो स्टूडेंट हमेशा एक चीज़ को समझना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, और एक चीज़ को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजर में। ये इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजर है या इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजर्स है। तो ऑर्गेनाइजर जो नए मटेरियल को पुराने चीज़ों के साथ या पुराने आइडियाज़ के साथ जोड़ता है, इसलिए इसको हम इफेक्टिवनेस में काउंट करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है ना, ऑर्गेनाइजर मस्ट इंडिकेट द रिलेशंस अमॉन्ग द बेसिक कंसेप्ट एंड टर्म्स दैट विल बी यूज्ड। तो ऑर्गेनाइजर और क्या कहता है ना, रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है बेसिक कंसेप्ट प्लस टर्म्स दैट विल बी यूज्ड, जो टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऑसुबल्स थ्योरी ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा है, एक हो रहा है कंपैरेटिव, दूसरा हो रहा है एक्सपोजिटोरी। ठीक है, एक कंसेप्ट क्या है ना, एडवांस ऑर्गेनाइजर को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर्स, सेकंड है एक्सपोजिटोरी ऑर्गेनाइजर। कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर क्या होता है, द मेन गोल ऑफ कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर, जो इसका मेन गोल होता है ना, मुख्य गोल होते हैं, वो क्या होता है, इज टू एक्टिवेट एग्जिस्टिंग स्कीमास। जो आपके दिमाग में नॉलेज यूनिट्स है ना, जो पियाजे ने बताया था स्कीमास, उस एग्जिस्टिंग स्कीमास को एक्टिवेट कर देना, and is used as reminders to bring into the working memory of what you may not realize is relevant। देखो ये क्या कर रहा है, रिमाइंड करवाना या फिर दिमाग में ऐसे चीज़ों को बार बार याद दिलाना कि कौन सा मेमोरी काम कर रहा है और कौन सा नहीं चाहिए, जो रेलिवेंट नहीं है, जो यूज़फुल नहीं है, उसको भूल जाना है या फिर रिमूव करना है, और जो इम्पॉर्टेंट है, जो रिलेटेड है, उसको हम याद करेंगे। मतलब कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है, विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट विच वन इज़ नॉट, किस चीज़ को जोड़ना है और किस चीज़ को आप अलग करके रखना है, ये दो चीज़ वो लिख रहे हैं, इंटीग्रेट एज वेल एज डिस्क्रिमिनेट। इट इंटीग्रेट्स, क्या इंटीग्रेट करते हैं ना, नए आइडियाज़ को बेसिकली सिमिलर कंसेप्ट और पहले से जो मौजूद है रिलेटेड कंसेप्ट के साथ ये जोड़ता है, और ये डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। क्या डिस्क्रिमिनेट करता है, जो नया नॉलेज है और एग्जिस्टिंग जो आइडिया है, नया नॉलेज जो नया मटेरियल से मिल रहा है और एग्जिस्टिंग जो आइडियाज़ है जो पहले से प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच ये कंपैरिजन भी करता है। पहले जोड़ता है तो इंटीग्रेशन बोला गया, अब सेपरेट करता है, अलग अलग जो पॉइंट्स है वो बताता है, तो इसको हमने बोला डिस्क्रिमिनेबिलिटी। तो कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर दो फंक्शन करता है, एक करता है बेसिकली इंटीग्रेट, दूसरा करता है डिस्क्रिमिनेबिलिटी। ठीक है, एक्सपोजिटोरी ऑर्गेनाइजर नेक्स्ट में आता है। तो इन कॉन्ट्रास्ट अगर मैं ऑपोजिट में देखूँ, मतलब जो पहले पढ़ा उस ऑर्गेनाइजर के अकॉर्डिंग इस ऑर्गेनाइजर को पढ़ूँ कि एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर होता क्या है ना, ये ना न्यू नॉलेज देता है स्टूडेंट्स को न्यू नॉलेज देता है, एंड वील नीड टू अंडरस्टैंड द अपकमिंग इन्फॉर्मेशन। आपको मैं न्यू नॉलेज दे रही हूँ, इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, जो अपकमिंग इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं, नए नए इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं, उसको समझ सकते हो। एक्सपोजिटोरी, जो एक्सपोजिटोरी का मतलब होता है कोई चीज़ को आप फिक्स कर रहे हो, तो फिक्स करना मतलब क्या है, सपोज मैं आपको न्यू मटेरियल, लर्निंग मटेरियल दे रही हूँ, इज़ अनफेमिलियर टू द लर्नर, जो लर्नर बिल्कुल नहीं जानता, आप बिल्कुल ये मटेरियल के साथ लिंक्ड अप नहीं हो, दे ऑफन रिलेट व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज। अभी मैं एक बच्चे को न्यू एंड अनफेमिलियर मटेरियल तो दे दी, वो क्या चेक करेगा कि अनफेमिलियर जो मटेरियल है वो लर्नर कितने टाइम तक याद कर पा रहा है। तो कैसे याद करेगा, जो प्रीवियसली उसके पास नॉलेज है उसके साथ लिंक्ड अप करके वो याद करेगा। अदरवाइज लर्नर वहाँ पे नए चीज़ों को देख के कुछ टाइम के लिए प्लॉजिबल रहेगा या फिर उसको स्टॉप करके रखेगा। ये है एक्सपोजिटरी, मतलब जो चीज़ें आपको नहीं पता उसको आप समझोगे अपकमिंग इन्फॉर्मेशंस को लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑसुबल लर्निंग मॉडल 3 फेज में हम लोग करते हैं, और ये डिडक्टिव मैनर पे चल रहा है, डिडक्टिव रीजनिंग के आधार पे चल रहा है, इसको टॉप डाउन मैनर पे भी बोल सकते हो। इसमें 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो ये टेबल के थ्रू हम समझ लेंगे, लास्ट पार्ट है। फेज 1 को हम एडवांस ऑर्गेनाइजर बोल देते हैं, फेज 2 को हम बोलते हैं लर्निंग टास्क और लर्निंग मटेरियल प्रेजेंटेशन, फेज 3 होता है स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो इन्फॉर्मेशन को दिमाग में फिक्स करे उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना या फिर उसको एडवांस ऑर्गेनाइजर के साथ रिलेट करके याद रखना। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं क्या पहला पॉइंट है फेज 1 में, क्लैरिफाई एम ऑफ द लेसन। पहले हम क्या करेंगे,
ना क्लैरिफाई करेंगे लेसन का एम क्या है, क्या उद्देश्य है बताने का। फिर हम लेसन को प्रेजेंट करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज़र के थ्रू रिलेट करेंगे कि बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता हुआ था। फिर फेज़ 2 में क्या करोगे, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क मटेरियल, लर्निंग टास्क और मटेरियल को आप प्रेजेंट करेंगे। सो मेक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यू मटेरियल एक्सप्लिसिट, जो हम ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं उसको इतना आगे बढ़ाओ कि वो रिलेट करके नए नॉलेज ऑलवेज दे तुमको। और क्या करेंगे, बेसिक सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे एग्जांपल्स दो, बच्चों को एंगेज करो डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ में। फेज़ 3 में क्या करेंगे ना, स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉग्निटिव ज्ञान बनाता है, ज्ञान को आगे बढ़ाता है, वैसे चीज़ को हम ऑर्गेनाइज को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको सपोर्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ देंगे। रिलेट न्यू और इन्फॉर्मेशन, अभी जो नया इन्फॉर्मेशन आया उसको एडवांस ऑर्गेनाइज़र, जो पहले से ऑर्गेनाइज़र है जिसके थ्रू आपने एम उद्देश्य जाना था एक लेसन प्लान का या लेसन का, उसको हम रिलेट करेंगे। देन प्रोमोट एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग, अभी जो चीज़ें हमें सीखना है उसके लिए रिसीव तो करना पड़ेगा ना, पकड़ना पड़ेगा, तो प्रोमोट करेंगे एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग को। ठीक है, तो अब फटाफट आप आंसर्स देंगे। इतना आई होप समझ आया हो। ये 3rd यूनिट का था, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट पॉइंट पे है आपके टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, मैं ब्रीफली आज बता दूंगी, फिर से सीटेड क्लास में फिर से बताऊंगी, बट ब्रीफली ज़रूर बताऊंगी। आप लोग एक दफ़ा पढ़ना, जितना हो पाएगा आज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और एक बार करके एंड करेंगे इस पेपर को। तो अब बताओ